भारतीय इतिहास। आई एम पी रंजित, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास के आधुनिक कालखंड को पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर आधुनिक कालखंड को किस रूप में आपको पढ़ना है, यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं और पढ़ने का पैटर्न। जब तक आप इस कालखंड के पढ़ने के पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो भारतीय इतिहास को कालखंड के अनुसार 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की संकल्पना प्रारंभ होती है 1757 से लेकर 1947 के बीच के कालखंड को। तो मॉडर्न इंडिया जब भी आप पढ़ें तो ध्यान रखें 1757 से लेकर 1947 1947 तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के कालखंड में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो कालखंड है, पार्ट है, ये आपके जनरल स्टडीज के पार्ट में, एसेज के पार्ट में और इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट में काम आएगा। अगर ये पार्ट आपका कमजोर है तो आप अच्छे से निबंध नहीं लिख पाएंगे। जो इंटरनेशनल रिलेशन की पूरी संकल्पना है वो कहीं न कहीं यहीं से धारा यहीं से निकलती है। जनरल स्टडीज के पार्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे और इतिहास में तो है ही। इसलिए ये मॉडर्न इंडिया के इस पार्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी संकल्पना, ऐसी संकल्पना है जो नवीन संकल्पना है। सपोज दैट आपको जानना पड़ेगा कि मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, समाज स्वतंत्रता किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है। ऐसे बहुत सारे नए नए टर्म, नए नए शब्द जो आपने प्राचीन काल और मध्यकाल के इतिहास में देखने को आपको नहीं मिले होंगे। इस वाणिज्यवाद, उदारवाद, अनुदारवाद, ऐसी बहुत सारी संकल्पना है। इन संकल्पनाओं के साथ साथ आपको गांधी, नेहरू, लोहिया, ऐसे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विचारों को भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि मॉडर्न इंडिया पढ़ने का कि क्या टेक्निक है, क्या तकनीक है, क्या पैटर्न है, क्या कैसे इस पहलू को आप पढ़ेंगे ताकि आप इस पहलू को समझ पाएं। तो जब भी आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ें तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया को 2 भाग में बांट लें आप। सबसे पहला 1757 से लेकर 1857 के बीच का इतिहास और दूसरा पार्ट 1857 से 1947 के बीच का इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1757 से 1857 के बीच के इतिहास से पढ़ने का क्या तरीका है और आपके सवाल किस प्रकार से यहाँ बनेंगे। आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज, सबसे ज़्यादा परेशान इसी कालखंड में रहते हैं। आपको पता नहीं चलता है, कभी आपने सुना प्लासी की लड़ाई हो रही है, कभी आपने सुना बक्सर की लड़ाई हो रही है, कभी आपने सुना कि अंग्रेज मराठों का युद्ध हो रहा है, कभी आपने देखा अंग्रेज फ्रेंच का युद्ध हो रहा है। तो युद्ध को, संकल्पना को कैसे याद करें, युद्ध की तिथि को कैसे याद करें, किसका किसके साथ युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पूरी संकल्पना को आप नहीं समझ पाएंगे। एक ब्रॉड सेंस में जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप यहाँ पर आप बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे और आपके सवाल भी नहीं बनेंगे। ये एक ऐसा कालखंड था, ये एक ऐसा समय काल था जहाँ पे आधुनिक काल की संज्ञा, आधुनिक काल मॉडर्न इंडिया या भारत का आधुनिकीकरण किया जा रहा था। ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, ये व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही थी। जो प्राचीन काल की व्यवस्था थी, जो मुगल काल की व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे टूट रही थी। तो सबसे पहले आप समझें इस काल में एक व्यवस्था थी जिसे कहा गया है मुगल एम्पायर, मुगल कालीन व्यवस्था। तो मुगल काल या मुगल एम्पायर, इस मुगल एम्पायर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी और मुगल का पराभव या पराजय की ओर जा रहा था। इस सेंट्रल शक्ति को, इस केंद्रीय सत्ता को भरने के लिए 2 अलग अलग तरीके से, 2 अलग जगह से फोर्सेज आई। एक फोर्सेज आई जो इंडियन शक्ति थी, भारतीय शक्तियां थी, और जो दूसरी फोर्सेज आई वो थी यूरोपीय शक्ति थी। तो इस केंद्रीय सत्ता को भरने के लिए, इस मुगल एम्पायर की स्पेस को, मुगल एम्पायर की जगह को भरने के लिए भारत में 2 अलग अलग तरह से शक्तियां आई। एक शक्ति जो भारतीय शक्तियां थी, जिसे आप कह सकते हैं वो मराठे हो सकते हैं, वो सरदार हो सकते हैं, आप वो बंगाल के नवाब हो सकते हैं, अवध के नवाब हो सकते हैं। तो आपने देखा मुगल सत्ता, जो भारतीय केंद्रीय सत्ता थी, वो सत्ता जब कमजोर पड़ती है, इस सत्ता की शक्ति जब कमजोर पड़ती है, इस शक्ति को, इस जगह को भरने के लिए 2 अलग अलग जगह से फोर्सेज आती है, शक्तियां आती है।
एक शक्तियाँ जिसे हम भारतीय शक्तियाँ कहते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी मराठे थे, फिर पंजाब के सरदार, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब जैसी शक्तियाँ थी, जो इस मुगल काल की जगह को भरने का प्रयास कर रहे थे। ये शक्ति कमजोर थी, ये भैकम थी, निर्वात था यहाँ पर। इसी जगह को भरने के लिए कुछ यूरोपीय शक्तियाँ भी आई, जैसे आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ साथ फ्रेंच कंपनी, इसके साथ साथ डच कंपनी, फ्रेंच, डच, डेनिम। इस तरह से 3-4 ऐसी शक्तियां आई जो यूरोपीय शक्तियां थी, जो मुगल सत्ता के पराभव के बाद इस खाली जगह को भरने का प्रयास कर रहे थे। उसी तरह इंडियन शक्तियां भी थी, भारतीय शक्तियां भी थी, जो इस जगह को भरने का प्रयास कर रहे थे। तो जब भी आप इस 1757 से 1857 के बीच के कालखंड को पढ़ने का प्रयास करें, इसे सबसे पहले 3 बड़े बड़े पहलुओं बांट ले। पहला पहलू, जो मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई, मुगल सत्ता कमजोर क्यों पड़ी, और उसके बाद के जो शासक थे, लेटर मुगल शासक जो थे, उनके नाम और उनके किए गए काम। दूसरी बात, जो बाहरी शक्तियां आई थी वो व्यापार करने आई थी, वो भारत को एक उपनिवेशवाद बनाने के लिए आई थी। लेकिन जब ये मुगल सत्ता सेंट्रल शक्ति पावर कमजोर पड़ गई, इस जगह को भरने के लिए उन्होंने अपने अप्रोच को बदल लिया और अब उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद की ओर उनका झुकाव बढ़ जाता है और ये अपनी सामरिक शक्ति को लेकर, सैनिक शक्ति को लेकर इन पर हमला करते हैं। तो दूसरी शक्ति जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, और तीसरी शक्ति जो भारतीय शक्तियाँ थी, चाहे मराठे के रूप में, सरदार के रूप में, नवाब के रूप में, अवध के नवाब के रूप में, जो इस जगह को भरने का प्रयास कर रही थी। तो 3 अलग अलग तरह से फोर्सेज आके इस पूरी शक्ति को भरने का प्रयास कर रही थी, जिसमें ये आपस में भी लड़ रहे थे और ये भी आपस में लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक अपने प्रतिद्वंदी को अपने हराएंगे या अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हराएंगे, तब तक इसका स्थान इस जगह को कैसे भर पाएंगे। तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार का संक्रमण का काल था, एक ट्रांजिशन का पीरियड था, जहाँ पे एक पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही थी और नई व्यवस्था में जगह बनाने के लिए तमाम शक्तियां आपस में उलझी हुई थी। तो जब मुगल सत्ता की पराभव के बाद जो बाद के मुगल शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन उनसे भी आपके सवाल बनेंगे, वहाँ से भी आपको याद करना पड़ेगा, चाहे वो जहांदार शाह हो, बहादुर शाह जफर हो, चाहे वो बादशाह प्रथम हो। लेकिन अब आपसे सवाल ये बनेगा कि जो मराठे थे, पंजाब के सरदार थे, अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, ये जो आपस में लड़ रहे थे, वो उनकी निगाहें कहीं न कहीं मुगल एम्पायर या दिल्ली के सत्ता पे थी। और ये जो वाणिज्य कंपनी आई थी, जो बाहरी कंपनी आई थी, वो भी कहीं न कहीं इस जगह को भरने का प्रयास कर रहे थे। इसमें आपको पता होगा कि जो भारतीय शक्तियाँ थी वो कहीं न कहीं पिछड़ गई। अब आपसे सवाल ये बनेगा कि भारतीय शक्तियाँ ने कहाँ चूक कर गई, कहाँ भूल हो गई, इनकी सैनिक शक्ति कमजोर थी या इनकी नीति कमजोर थी, या युद्ध करने की ऐसी नीति, कौन सी ऐसी नीति कमजोर थी जिसकी वजह से वो बाहरी शक्तियों के मुकाबले कमजोर साबित हुए। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी 3 प्रतिद्वंदी थे, चाहे फ्रेंच हो, पुर्तगीज हो, चाहे डच हो या चाहे डेनिम हो, ये आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कमतर क्यों आके गई, ये आखिर क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पिछड़ गई। तो यहाँ पर 3-4 सवाल आपके पहलू गूथे हुए हैं। पहला पहलू कि आखिर भारतीय शक्तियाँ आखिर ऐसी क्या सामरिक कमजोरी की, सामरिक नीति में क्या कमजोर पक्ष था जिसकी वजह से वो इन यूरोपीय शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। और दूसरी बात, ये यूरोपीय शक्तियों में आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी आगे क्यों बढ़ पाई। जब इस आप पॉलिसी को, इस नीति को समझ जाएंगे, फिर आपको अपने आप ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको पढ़ने में आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है, यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बन रही थी, सपोज दैट पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण हालांकि एक बौद्धिक और सामाजिक संकल्पना होती है, लेकिन ये भी इस जगह पर कहीं की राजनीतिक संकल्पना से जुड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे हारने के पीछे, हमारे न जीत पाने के पीछे कहीं न कहीं इस रेनेसां का भी योगदान था। इस कंसेप्ट का वो समझना पड़ेगा कि यूरोपीय शक्तियाँ जो आई थी वो न केवल तकनीकी रूप से, हथियार रूप से, उनके अस्त्र, बल्कि विचारों से भी वो हमसे उस वक्त आगे थी। और हमारे देश में इस वक्त रेनेसां का दौर चल रहा था, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। हमारी सामरिक शक्ति कमजोर थी, सैनिक शक्ति भी कमजोर थी और कुछ हद तक हमारी व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई थी।
वो सोच जो थी वो भी कमज़ोर पड़ गई थी। हमारी सोच पुनर्जागरण के बाद ही डेवलप होती है। तो दूसरा जो पहलू हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भारत में पुनर्जागरण की संकल्पना कैसे आती है, पुनर्जागरण के क्या क्या पहलू थे, और पुनर्जागरण ने भारत में क्रांति लाने का काम कैसे किया। और जब तक पुनर्जागरण का काल नहीं आता है, भारतीय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो पहला आपने पढ़ा राजनीतिक परिदृश्य, जहाँ पे तीन बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच के टकराव को पढ़ेंगे, मुगल सत्ता के पराभव, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और दूसरा भारतीय शक्तियों का मुगल सत्ता पर आधिपत्य जमाने का प्रयास। इस पूरे प्रयास में अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी हावी रही और उसने भारतीय शक्तियों को भी और अपने प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों को भी हराने का काम किया, जिसकी परिणति आपने देखा होगा 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती है। और 1857 का विद्रोह इस पूरे घटनाक्रम की परिणति थी, जहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद यूरोपीय कंपनियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो जाती है, और भारतीय शक्तियाँ भी समाप्त होकर अंततः हम ब्रिटेन के गुलाम हो जाते हैं, जिसमें हमारे पुनर्जागरण का भी योगदान था। पुनर्जागरण ने किस रूप में इसको आगे बढ़ाने का काम किया, इससे कोई सवाल आपके सवाल बनेंगे। इसके बाद 1857 के विद्रोह से आपके कई सारे सवाल बनते हैं। इसके कारण परिणाम से तो सवाल बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है 1857 का विद्रोह क्या भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था? क्या भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था? क्या भारत की राष्ट्रीय विचारधारा इस विद्रोह में शामिल थी? राष्ट्रीय शक्तियाँ शामिल थी? तो सबसे पहले आपको इस पहलू को समझना पड़ेगा कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, इस संकल्पना कब डेवलप हुई। तो जब तक आप इस गुत्थी को नहीं समझ पाएंगे कि भारत कब राष्ट्र बना, भारत कब देश बना, भारत में कब राष्ट्रवादी संकल्पना का विकास होता है, राष्ट्रीयता का विकास कब होता है, तो राष्ट्रवाद के विकास के समझने के बाद ही आप इस पहलू पे आ पाएंगे। 1857 का विद्रोह क्या एक राष्ट्रीय विद्रोह था? क्या राष्ट्रवाद की संकल्पना, राष्ट्रवाद इस विद्रोह में देखने को मिलते हैं या नहीं? तो क्या भारत का 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था? ऐसे सवाल आपके बनेंगे, जिसके सवाल आपको राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की संकल्पना समझने के बाद ही आप अच्छे ढंग से दे पाएंगे। तो चौथा पहलू जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे 1857 के विद्रोह और उसकी राष्ट्रीय संकल्पना और राष्ट्रवाद की परिप्रेक्ष्य में बनाना पड़ेगा। और जो चौथी संकल्पना बनेगी आपसे यहाँ पर, आपने सुना होगा ऐसे सवाल, सबसे पहले आपको यहाँ पर इतिहास के विचारधारा को समझना पड़ेगा। आपसे सवाल बना था, अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया। एक सवाल बना था, इंटरेस्टिंग सवाल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। तो यहाँ इस सवाल का आप आंसर तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपको ये मालूम नहीं हुआ इस सवाल पूछने का सवाल का मकसद क्या था, किस इतिहासकार ने इस तरह की विचारधारा दी थी। वस्तुतः एक साम्राज्यवादी इतिहासकार थे जिनकी विचारधारा थी कि भारतीय शक्तियाँ तो कमज़ोर थी, यहाँ तो कोई आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता के बारे में जानते भी नहीं थे, हम तो ये तो बेखबर थे, इन्हें कुछ पता भी नहीं था, और अंग्रेज लोग आए और इसी बेखबरी के दौर में हमने इन्हें जीत लिया। मतलब वो हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय कमज़ोर थे तो थे ही, मानसिकता भी इनकी कमज़ोर थी। ये युद्ध के लिए, ये स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लालायित नहीं थे। ये इन पर कोई भी आकर शासन कर सकता है। ये कहीं न कहीं साम्राज्यवादी एरोगेंस को, अहंकार को दिखाता है, जिसको एग्जाम में आप नकारेंगे और बताने का प्रयास करेंगे नहीं ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, हम कमज़ोर थे, हम सैनिक शक्ति, सामरिक शक्ति से कमज़ोर हो सकते हैं, हम कूटनीतिक शक्ति से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच कमज़ोर नहीं थी। हमारी सोच इतनी कमज़ोर नहीं थी कि कोई भी आके हम पर शासन कर सकता था। अंग्रेजों को भी यहाँ पे शासन करने में करीबन 100 साल का टाइम लग गया। 100 साल के बाद ही वो बेहतर व्यवस्था बना के देश पर शासन कर पाए। तो आपको एक पहलू यहाँ ये भी समझना पड़ेगा आखिर इतिहासकारों के डिफरेंट विचार क्या हैं, और इतिहास लेखन की परंपरा से भी आपको यहाँ पर अवगत होना पड़ेगा। प्लासी की लड़ाई एक धोखा था, विश्वासघात था। क्या लिखेंगे सर आप इसमें? प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी एक विश्वासघात था, एक युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। ये सवाल आप तभी बना पाएंगे जब आप इसके पीछे के इतिहास लेखन को समझ पाएंगे। तो इस कालखंड को समझने के लिए आपको साम्राज्यवादी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा को भी समझना पड़ेगा। जब आप इस परंपरा को समझ लेंगे, तभी आप मॉडर्न इंडिया के इस ऐसे सवाल
का हल कर पाएंगे, जो कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा कहे गए हैं, लेकिन बाद के दिनों में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करके इस धारणा को खंडित कर दिया है। नहीं, इंडियन ऐसे भी नहीं थे, कमजोर थे या बेखबर थे कि इन पर कोई भी आके शासन कर सकता था। इसके साथ साथ एक पहलू और आप यहाँ देखेंगे, वायसराय या गवर्नर जनरल। कुछ ऐसे वायसराय हुए हैं जो काफी उदार थे, उदारवादी परंपरा से जुड़े हुए थे, जैसे रिपन हो, और कुछ ऐसे वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे जो काफी समाजवादी अहंकार से समाजवादी सोच से जुड़े हुए थे, जैसे लॉर्ड कर्जन, लिटन वगैरह। तो रिपन और लिटन, कर्जन और डलहौजी, इन वायसराय के बारे में कुछ आप बताने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आखिर इनकी सोच क्यों थी ऐसी और इनके पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा था। ये भी कहीं न कहीं उस वक्त की व्यवस्था से, उस वक्त के परिस्थिति से वो पल्लवित और पुष्पित हो रहे थे। जैसी व्यवस्था थी, उन्हें जैसा लगा कि उन्होंने अंग्रेजों ने शासन किया, साम दाम दंड भेद सब नीति लगा के शासन किया। जब उन्हें लगता था कि नहीं अभी कड़ाई करने की आवश्यकता है तो कड़ाई करते थे, जब उन्हें लगता था नहीं अभी नरम उदारवादी परंपरा से या शांति से मामला सुलझाया जा सकता है, तो रिपन जैसे वायसराय आके उदारवादी परंपरा के पोषक हो जाते थे। तो कहीं न कहीं ये भी उनके एक समाजवादी शोषण का तरीका होता था, समाजवादी शोषण का मेथड था। इस मेथड को भी आपको समझना पड़ेगा। ये 5 पहलू हैं, 5 तरीके हैं। इस 5 तरीकों पे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मॉडर्न इंडिया के इस पार्ट को ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि 1757 के बाद और 1857 के बीच का जो पहलू है, ये एक संक्रमण का काल है, ट्रांजिशन का पीरियड है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ उलझी हुई है। इस उलझन को आपको हटाना पड़ेगा। इसमें कुछ इतिहास लेखन की परंपरा से भी आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो भारत में शासन करने की आतुर थी, और कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो भारत में मुगल सत्ता जो हार के कगार पे थी। इस पूरे उलझन को समझाना ही इसके बीच का जो समय काल है, इसको आपको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद का 1857 के 1947 के बीच का इतिहास काल जो है, इतिहास का जो समय काल है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।